नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, आप वोट करते हैं और नतीजे हम दिखाते हैं आपको हर रात 9 बजे। आज हम जिन विषयों में चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको बताने वाले हैं, उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो मुद्दे भी आ जाएंगे। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आ गए। हिंदू आस्था का सम्मान, नेम प्लेट का फरमान। जी हाँ, ये जवाब भी आप समझिए जो है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नेम प्लेट लगाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी वो कारण बताया गया कि क्यों नेम प्लेट के लिए कहा गया, क्यों जो दुकानदार है उसके नाम का जो है प्लेट होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा कहा गया और कोर्ट में क्या कुछ खास हुआ। फिर शरिया की आग में जल गया बांग्लादेश। जी हां, जो ये दंगे हुए थे, ये केवल ऐसा मत समझिए कि वहां के स्टूडेंट्स ने कराए थे। इसके पीछे आतंकवादी संगठन भी शामिल थे और वो चाहते थे कि बंगाल एक ऐसा, जो बांग्लादेश जो है वो वहां का ऐसा बन जाए जहां पर शरिया कानून चले, सब कुछ वहां पर इस्लामी हिसाब से होने लगे। ये उनकी चाहत थी। हालांकि ये नाकाम हुए, लेकिन देश को बर्बाद करने में ये काफी हद तक सफल हो गए। फिर अग्निवीरों पर विपक्ष का अविश्वास आखिर क्यों है, ये उनको पता होगा ज्यादा बेहतर। लेकिन आज पीएम मोदी ने एक जवाब जरूर दिया है। फौज को जवान रखने के लिए ये स्कीम जो है अग्निवीर, वो किसका महत्व जो है वो समझाया है और कहां कहां विश्व में ये होता है, ये भी हम आपको बता देंगे हमारे पैकेज के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से। आप बने रहिए, देखते रहिए। फिर और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन है, वहां का भारतीयकरण, जो दरबार हॉल था और जो तमाम हॉल थे, उन जो नाम है, उनके नामों में क्या बदलाव किया गया है। हॉल को हटाकर मंडप कर दिया गया, मंडपम कर दिया गया है। क्या किया गया है, कैसे उसका भारतीयकरण किया गया है, ये आपको स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। फिर जुलाई में जलजला किस तरीके से कहां कहां आ रहा है, कहां कहां पर आफत की बाढ़ आ रही है, वो आपको दृश्य ऐसे कई दिखाएंगे। देखिए कैसे इस फ्लोर ग्राफिक्स में भी आप देख सकते हैं, पुल बहने को ही है और ये प्रचंड प्रलय, ये बाढ़ हर जगह, देश विदेश सब जगह देखने को मिल रही है। जनमत में शुरुआत करते हैं, अब बात कारगिल की करते हैं। आपको बता दें, 26 जुलाई को हर साल मनाया जाने वाला कारगिल दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर बलिदानी हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसी विशेष अवसर पर भारत की जीत और पाकिस्तान की नाकामी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दस मई 1999 को पाकिस्तान द्वारा भारत में घुसपैठ शुरू करने से ठीक एक महीने पहले 10 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के साथ साथ पाकिस्तान के वो सभी कट्टर आतंकवादी मौलाना शामिल हुए थे जो आज विश्व के ज्यादातर देशों में मोस्ट वांटेड है, जिन्होंने उस मीटिंग में जिहाद के नाम पर सैनिक के वेश में अपने आतंकवादियों को भारत में भेजने का प्लान बनाया था। लेकिन जब देश की नींव ही कट्टरता के आधार पर रखी गई हो, तो हिंसा और युद्ध ही उस देश की एकमात्र पहचान बन जाती है। जिस युद्ध के बाद उस देश को हार और शर्मिंदगी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होता, जिसकी कीमत चुकाती है वहां की वो निर्दोष जनता, जिनके परिवार के लोगों को ना चाहते हुए भी जिहाद के नाम पर युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया था, जिनको हार के बाद ना तो अपने परिवार के उस सदस्य की राख नसीब हुई और ना ही सम्मान तो दूर, पाकिस्तान के इतिहास से उन 2700 लोगों का नामो निशान तक मिटा दिया गया, जिनको युद्ध से पहले कट्टरपंथी मौलानाओं ने जन्नत का वादा किया था। आज कारगिल विजय की रजत जयंती पर एक ओर जहां पूरा हिंदुस्तान अपने बलिदानियों के बलिदान को याद कर रहा है,
वहीं आज पाकिस्तान के उन 2700 घरों में चूल्हे तक नहीं जले जो पाकिस्तानी आतंकवादियों और आर्मी के बहकावे में आकर कारगिल में भारतवंशियों से भिड़ने की भूल कर बैठे थे। आज उन घरों के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक में डूबे हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान के मुल्ला, आतंकी और सैनिकों ने बलि का बकरा बनाते हुए कुर्बान कर दिया था। आज पाकिस्तान में उन मारे गए सैनिकों का कोई जिक्र तक नहीं है जो आज जहन्नुम की आग में जल रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के मुल्लाओं और आतंकियों के साथ साथ वहां की आर्मी ने जिहाद के नाम पर अपने देश के युवाओं को उकसाते हुए भारत के खिलाफ मैदान में उतार तो दिया, लेकिन जब वे मारे गए तो पाकिस्तान ने अपनी हार को छुपाने के लिए उनकी कहानियों को अनदेखा कर दिया। आज उस युद्ध के 25 साल बाद भी उनके घरों में शोक की लहर है, जिनकी मदद आज ना तो पाकिस्तान की सरकार कर रही है और ना ही वो कट्टरपंथी जिन्होंने उनके प्रियजनों को मजहब के नाम पर बलि का बकरा बनाया था। आज कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के परिवारों को ना तो उनका समाज सम्मान देता है और ना ही उनकी सेना। आज उनके प्रियजनों की मृत्यु का दर्द उनके दिलों में घर कर गया है और वे अपने देश की नीतियों और नेताओं से निराश हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में व्याप्त इस मजहबी व्यवस्था के खिलाफ वहीं के लोगों को अपनी आवाज उठानी होगी और पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ वहां के उन आतंकियों और मौलानाओं के खिलाफ विद्रोह करना होगा जो आज भी भारत के खिलाफ अपने युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाते हैं और उस जिहादी रूपी बीमारी की कीमत पाकिस्तान के गरीब और निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। पीएम मोदी ने न केवल पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला बल्कि सेना की अग्निपथ योजना को लेकर भी विपक्ष के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं, जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है और विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है। अग्निपथ योजना पर पीएम ने विपक्ष को कैसे धो डाला वो आपको दिखाते हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के द्रास सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर क्षण तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने अग्निपथ की अहमियत को सेना के जवानों के बीच में बैठकर पूरे देश को समझाया। उन्होंने विपक्ष के द्वारा समय समय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम पर सीधा प्रहार किया, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के भड़काने पर युवा अपने पद से विचलित हो रहे थे। जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था, अग्निवीर का मतलब है कि गरीब लोगों को पेंशन नहीं देना, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देना। इस योजना से सेना में भेदभाव पैदा हो गया है और सेना का मनोबल गिर गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेवा को युवा, ऊर्जावान और आधुनिक बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए सेना को निरंतर युद्ध के लिए तैयार रखा जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग सेना के इस सुधार में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ों के घोटाले किए और सेना को कमजोर करने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जो एयरफोर्स को आधुनिक फाइटर जेट से वंचित रखना चाहते थे और तेजस फाइटर प्लेन को डिब्बे में बंद करने की साजिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना से सेना में न केवल युवाओं का उत्साह बढ़ेगा बल्कि उनकी तैनाती से सेना की ऑपरेशनल क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस योजना के माध्यम से सेना को अधिक अनुशासित और उन्नत बनाया जाएगा, जिससे देश की रक्षा प्रणाली और भी मजबूत होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा, अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा और सक्षम बनाना है।
ताकि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और सेना के जवानों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ उठाई जा रही आवाजें राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सेना के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में अग्निपथ योजना का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां सैन्य सेवा संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। भारत में यह बाध्यकारी नहीं है। उधर अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय युवाओं में रोष इस बात का है कि इस योजना से वह 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा। लेकिन सरकार इसके पक्ष में दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण भी पेश कर रही है, जैसे इजराइल, बारमूडा, ब्राजील, ग्रीक, ईरान, उत्तर कोरिया, मैक्सिको, रूस, सिंगापुर जैसे तमाम देशों में पहले से ही अग्निपथ से मिलती जुलती योजनाएं चल रही हैं, जिससे उन देशों की आर्मी और सेनाएं मजबूत हो रही हैं। आज के दिन हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि सेना की मजबूती और उसके आधुनिकीकरण के लिए अग्निपथ जैसी योजनाओं का समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा ये अग्निवीर को लेकर जो बयान था, उसका रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आ गया और पीएम मोदी ने कई बातें कही। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि जो लोग कहते हैं कि भाई ये पेंशन बचाने की बात है, पैसे बचाने की बात है, तो 30 साल बाद अगर देखा जाए या फिर जब मैं 105 साल का हो जाऊंगा तो मुझे उस बात से क्या लेना देना, और क्या ये मैं अपने हित की सोचूंगा, क्या मेरे सरकार की बात सोचूंगा, क्या उस वक्त मेरी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तमाम बातें एक करारा जवाब विपक्ष को दिया गया और फौज को युवा रखने की जो दलील है वो पीएम मोदी की तरफ से दी गई। और केवल भारत नहीं, विश्व के कई देश हैं जो इसी पैटर्न में काम करते हैं, चाहे आप इजराइल की बात करें, चाहे आप यूएस की बात करें। और वहां की फौज में, इजराइल में तो फौज में सर्विस करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप वहां पर रह भी नहीं सकते। ये तमाम चीजें इजराइल के बारे में, अमेरिका के बारे में और भारतीय अग्निवीर योजना के बारे में। चलिए, आज दिन महत्वपूर्ण है, कारगिल विजय दिवस का दिन है, तो एक और खबर आपको इसी से जुड़ी बताते हैं। भारतीय वायुसेना की अग्निवीर महिलाओं ने विजय दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होकर दिखाया, वो शामिल हुई। 29 अग्निवीर महिलाओं ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इंडिया गेट दिल्ली परिसर में शौर्य का प्रदर्शन किया। वो तस्वीरें आपको मैं चाहूंगा हम दिखाएं, वो तस्वीरें आप देखिएगा जो शौर्य का प्रदर्शन हमारी महिला अग्निवीर जवानों की तरफ से किया गया। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की ये महिला जवान जो हैं, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इनका शौर्य वहां पर देखने को मिला। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरे भारत में मैं कहूं इस दिन को याद किया जा रहा है, शौर्य की गाथाओं को याद किया जा रहा है और महिला जवानों का ये इंडिया गेट परिसर में शौर्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। शौर्य का प्रदर्शन की तस्वीरें इंडिया गेट की, और जो कहते हैं, सवाल पूछते हैं अग्निवीर से जो जवान आते हैं, क्या कोई अलग है उसमें, क्या कोई बदलाव है उसमें, तो ये तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर है महिला अग्निवीर जवानों की और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा भी गया है, वो एक बाइट भी हम आपको सुनाते हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका बड़सरा है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जीआर ग्लोबल एकेडमी जयपुर से की है और स्कूलिंग टाइम पे मैंने एनसीसी में इनरोल किया और अभी मैं एक एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मेरे फादर आरएसटीसी में काम करते हैं और मेरी मदर एक होम मेकर है। मेरी अग्निवीर वायु की ट्रेनिंग बहुत ही यूनिक थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया है। मैंने आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी एंड मैं यूनिफॉर्म को लेकर भी काफ़ी पैशनेट थी। मुझे तीनों फोर्सेस ही बहुत पसंद है, लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स को लेकर ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो ये एक महिला अग्निवीर वायुसेना की जवान की बात आपने सुनी और किस तरीके से अपनी बात को कहा। और जो भी सेना में जाना चाहता है अग्निवीर स्कीम के थ्रू ही वो जाएगा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला, चाहे तमाम चीज़ों के बारे में। और जो कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम के बाद क्या, तो उनके लिए कई रिजर्वेशन है, कई जगहों पर, कई स्टेट्स ने, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में विचार इस बारे में किया जा रहा है।
अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना को लेकर स्थिति साफ करी और अपने विचार रखे। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे माहौल पर खुलकर बात की। आइए आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं योगी ने क्या कहा। किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लगातार हर एक फील्ड में पिछले 10 वर्ष के अंदर बेहतरीन रिफॉर्म करके भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काफी कदम उठाए गए, रिफॉर्म किए गए। स्वाभाविक रूप से एक तरफ हम समृद्धि के नित नए सोपान छुए, दूसरी तरफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, चाहे वह सेना में, उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो या फिर सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए एक त्वरित निर्णय लेने की गति को आगे बढ़ाने का। सेना भी इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ी है। आज अत्याधुनिक फाइटर विमान भारत की सेना के पास हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का कार्य हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की प्रगति, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। स्वाभाविक रूप से सेना भी हमारी इस गति के साथ, इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। चलिए, ये आपने खबर को सुना और अग्निवीर पर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या जवाब है। रिफॉर्म के साथ सेना भी आगे बढ़ी है, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। इसी पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आपके लिए पोल रखा था वो भी आपको दिखा दें। अग्निवीर पर विपक्ष का अविश्वास, जी हाँ, 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 26% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो अग्निवीरों पर विपक्ष का अविश्वास जो है ये है उसी को। जनमत में अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां जब आरक्षण के मांग से जुड़े प्रदर्शनों के बीच शरिया कानून की मांग भी होने लगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन के बीच अल कायदा से जुड़े बांग्लादेशी नेशनल पार्टी BNP
अति इस्लामी जमाते इस्लामी जेईआई के हजारों सदस्य अपने सशस्त्र कार्यकर्ताओं और पाकिस्तानी आईएसआई प्रशिक्षित आतंकवादियों के साथ मिलकर प्रदर्शन में दंगे कर रहे थे और कर भी रहे हैं, जिन पर अब यह खुलासा हुआ है कि बीएनपी जमात पहले बांग्लादेश को बाकी दुनिया से काटना चाहती थी और फिर बीटीवी पर कब्जा करके शेख हसीना सरकार को हटाने और देश में शरिया शासन की स्थापना की घोषणा करना चाहती थी। बीएनपी और ममता जो जमात है, जमात के कई कार्यकर्ताओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बताया कि पूरे उत्पाद को सीधे बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और दोषी आतंकवादी तारिक रहमान द्वारा नियंत्रित और समन्वित किया गया था, जो 2007 से लंदन में रह रहा है। सरकार को हटाने, शेख हसीना की हत्या करने और बांग्लादेश को शरिया राष्ट्र बदलने में, मानी शरिया वहां पर कानून चले, शरिया के हिसाब से बांग्लादेश चले, शरिया राष्ट्र में बदलने के खाके को लागू करने की तैयारी 7 जनवरी 2024 के आम चुनावों के तुरंत बाद शुरू हुई थी, जिसकी झलक अब बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन में भी दिखने लगी थी। तो ये वो बांग्लादेश की तस्वीर है और ये शरिया वहां पर लाना चाहते हैं। ये वो बांग्लादेशी हैं प्रदर्शनकारी और वहां से समर्थन ले रहे हैं। कहां से? पाकिस्तान से। उस पाकिस्तान से जिसने इनका बुरा हाल किया था, इनकी बेटियों का रेप किया था, इनकी नस्ल को खत्म करने की तैयारी कर ली थी पाकिस्तानी फौज ने। वो तो भला हो भारतीय सेना का, भारतीय सरकार का, भारतीय फौज का। अगर भारतीय फौज तब वहां पर नहीं जाती, नहीं घुसती, मुक्ति वाहिनी वहां पर अगर युद्ध ना लड़ती, तो ये बांग्लादेश बिल्कुल नहीं होता, बच नहीं पाता और यहां पर केवल पाकिस्तान के ही मुसलमान रह रहे होते, खत्म हो जाते यहां पर बांग्लादेश के बंगाली मुसलमान। और आप सोचिए, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए जो कि जिन्होंने युद्ध लड़ा बांग्लादेश में रहते हुए पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, उनके बच्चों को जो 30% की रिजर्वेशन थी उसको जब वापस लगाया गया कोर्ट के द्वारा, तो फिर यहां पर आंदोलन हुआ कि कैसे आपने उन शहीद के बच्चों को, उन बलिदानियों के बच्चों को नौकरी देने की बात कर दी। तो इनके विरोध में भी बड़ा अलग सा ट्विस्ट है। ये नहीं चाहते कि जो वीरों ने जो बचाया पाकिस्तानियों से, उनके बच्चों को वहां पर रिजर्वेशन मिले। अब छोड़िए, ये सारी बातें लंबी हैं, लेकिन पोल में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम देते हैं। शरिया की आग में जल गया बांग्लादेश, क्योंकि अब शरिया लाने का प्रयास कर लिया। वो तो शेख हसीना की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति को भी शेख हसीना के द्वारा संभाल लिया गया, जो कि महिला है। महिला होते हुए उन्होंने संभाल के दिखाया है, एक कर्तव्य अपना निभाया है। 94% लोगों ने हां में जवाब दिया है कि शरिया की आग में जल गया बांग्लादेश। 6% ने ना में जवाब दिया है। अब चलिए बांग्लादेश की खबर आपको बताई तो पाकिस्तान की क्यों ना बताएं। पाकिस्तान की एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, एक बार फिर से हुई है। कैसे? पाकिस्तान ने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट मामले पर सवाल उठाया है। इसको कहीं भी मौका मिल जाए ये भारत विरोधी सवाल जरूर पूछ लेता है और सोचता है क्योंकि हेडलाइन तो बनेगी, सुदर्शन न्यूज पर चलाएंगे ही, सुदर्शन न्यूज पर चला के इनकी फजीयत भी हम जरूर करते हैं इन भूखे नंगों की। पाकिस्तानी पत्रकार जहांवेज अली ने अमेरिका से भारत में कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों में अपनी नेम प्लेट लगाने के आदेश का जिक्र कर दिया। इसे आधार बनाते हुए वो भारत में धार्मिक आजादी का सवाल उठाने लगा, जिस पर अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी जो पत्रकार है उसकी होशियारी गुम कर दी, गायब कर दी उसकी होशियारी। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार ने आदेश का तो जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नहीं। तो इसी को कहते हैं सिलेक्टिव जर्नलिज्म भी नहीं, सिलेक्टिव टेररिज्म कहूंगा मैं। जिस तरीके से ये आंदोलन भी अपने हिसाब से करते हैं, सवाल भी अपने हिसाब से पूछते हैं। भाई, भारत में अगर कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट की बात कही गई है तो उत्तर प्रदेश सरकार जाने, और अगर उस पर कोई फैसला आना है, क्या फैसला लेना है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट जाने। भाई, पाकिस्तान को किस बात की मिर्ची लगी है? पाकिस्तान को इसके लिए क्या करना है? देखिए, पाकिस्तान की खबर हमने आपको बताई, उसकी इंटरनेशनल फजीयत भी बताई। जब जवाब उनको अमेरिका में नहीं मिला और ऐसे ऐसे अजीबोगरीब मंचों पे ये सवाल पूछते हैं भारत के खिलाफ, कर ये कुछ नहीं सकते और ये अपने देश को सुधार लें। हमारी ये नसीहत इनको है, ये अपने देश में आटे का जुगाड़ करें। सबसे पहले वो जरूरी है, नेम प्लेट लगा के अपनी दुकान के बाहर कहें कि हमारी ये नेम प्लेट है और आटा हमारे पास है, फिर भारत का विरोध करें। और बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्य असम की। जी, असम के लिए आज एक गौरव का पल है, वो हम बताएंगे क्यों। यूनेस्को ने असम में अहोम राजवंश के मोइदम्स को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इसे यूनेस्को की विरासत सूची में
शामिल करने का फैसला किया गया। तस्वीरें दिखाएंगे। भारत सरकार पिछले 10 सालों से इसे विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोइदम्स के विश्व विरासत घोषित होने पर भी जो है खुशी जताई है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये मोइदम्स क्या है और पीएम मोदी का ट्वीट क्या है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत का आभार जताया है। बता दें कि मोइदम्स नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली सांस्कृतिक संपत्ति है जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में जगह मिली है। मोइदम्स असम के अहोम राज्यवंश की परंपरा से जुड़ा है जिसने असम में लगभग 600 सालों तक शासन किया था। और शासन भी कुछ ऐसा ही नहीं, मुगलों ने प्रयास भी किया तो उनके दांतों तले उनको चने चबवा दिए, ऐसी तैसी कर दी। आक्रांता थे उनको रोक कर दिखाया वहां पर मुगलों को। और ये तस्वीर, ये कहानी उन्हीं की है। अब उन्हीं के वंश को, उनके जो है साम्राज्य को, मोइदम्स को सम्मानित किया गया है और उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यहां पर शामिल कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी द्वारा इनके बारे में जो है ट्वीट किया गया और हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। और ये खूबसूरत तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसी की है जिसको अब यूनेस्को हेरिटेज साइट में यहां पर शामिल कर लिया गया है। और मुगलों को रोकने में सबसे सफल कोई अगर शक्ति रही, कोई साम्राज्य रहा, कोई ऐसे राजा रहे तो वो असम के ही राजा थे। अहोम साम्राज्य ही रहा जिसने ये काबिलियत थी, जिसने ये करके दिखाया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। गुजरात के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से लोगों का बुरा हाल है। मुंबई और पुणे के हाल ऐसे हैं कि बाढ़ बारिश से यहां पर भी बेहाल है। प्रशासन हर स्तर पर बचाव कार्य में जुटा हुआ है। गुजरात में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण गुजरात तक पैनिक बटन दब चुका है। वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद सहित कई जिलों में बाढ़ आ गई है। बारिश और बाढ़ के डबल इम्पैक्ट ने जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। बाढ़ बारिश के कहर से लोग हैरान और परेशान हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों के मकान, खेत खलिहान डूब गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 800 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। गुजरात के कई इलाकों में मौसम विभाग ने रेड वार्निंग जारी की है। आने वाले कुछ दिन गुजरात पर भारी है। गुजरात की द्वारका में बाढ़ का भयानक मंजर देखने को मिला है, जहां नदी में 3 लोग फंस गए। आनंद फानन में लोगों ने रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से तीनों लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हर साल बारिश आफत बनकर बरसती है। इस बार के सीजन में भी अब तक मुंबई में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी बारिश होती रहेगी। माया नगरी मुंबई की रफ्तार पर एक बार फिर ब्रेक लगा है। आसमानी आफत के चलते मुंबई में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। तेज बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई में जलभराव की समस्या ने जनजीवन ठप कर दिया है। भारी बारिश के बीच मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। जरूरी ना हो तो घरों में रहने की अपील की है। समंदर किनारे हाई टाइड की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पड़ रहा है। गाड़ियों की स्पीड कम हो गई है तो कई उड़ानों को डाइवर्ट और दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बाढ़ बारिश का जो पैनिक बटन दबा है उससे अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एडवर्ड लुटियंस के डिजाइन और देखरेख में बने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नामों में लगभग 95 सालों के बाद अब बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति भवन 1929 में बना और इसका नाम वॉइसरॉय हाउस था। इस इमारत का निर्माण भारत में ब्रिटेन के वॉइसरॉय आवास के लिए किया गया था और 26 जनवरी 1950 से इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा।
राष्ट्रपति भवन की तरफ से गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगा ये तस्वीर हटा ली जाए। उसके मुताबिक दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम जो है अशोक मंडप होगा। यह भी आप आपको बता दें, दरबार हॉल जो है वो राष्ट्रपति भवन का सबसे भव्य हॉल है और आपको फिर उसकी भी तस्वीरें दिखाने की प्रयास करेंगे। शायद गलत जो तस्वीर है वो चल गई है, मैं चाहूंगा इसको हटाने का हम प्रयास यहां पर करेंगे। ये विजुअल्स उससे रिलेटेड नहीं है। इसी में देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री ने शपथ ली है। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे सिंहासन कक्ष के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल का भी खास महत्व है। अब इसका नाम हो गया है अशोक मंडपम। तो राष्ट्रपति भवन का भारतीयकरण जो है वो कर दिया गया है। मोदी सरकार ने जो है ये गुलामी की निशानी मिटा दी है, ऐसा अब कहा जाने लगा है, क्योंकि दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। नाम में बदलाव कर दिया गया है और मंडपम कह दिया गया है। जैसे अशोक मंडपम एक नाम यहां पर और जो है यहां पर उसके नामों को बदलाव जो है गणतंत्र मंडप यहां पर कह दिया गया। दरबार हटा के गणतंत्र मंडपम यहां पर नाम दे दिया गया है। अशोक हॉल का नाम हटाकर उसको अशोक मंडप जो है वो कर दिया गया। दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन का सबसे भव्य हॉल है। इसी में ही देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री शपथ लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे सिंहासन कक्ष के रूप में जाना जाता था। उस सिंहासन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मोदी सरकार ने ये गुलामी की निशानियां जो है वो मिटा दी हैं और अब नए नाम यहां पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। गुलामी की निशानी हटाकर दरबार हॉल को हटाकर गणतंत्र मंडप यहां पर नाम दे दिया गया है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं और ये आप देखिए मोदी सरकार के दौरान क्या किया गया है। पोल हम इस खबर पर जो है पोल हम लेंगे और क्या गुलामी की निशानी मिटाना गलत है? यहां पर हाँ बोलने वाले केवल 20% हैं, लेकिन ना बोलने वाले 80%, यानी कि लोग कहते हैं कि सही है गुलामी की निशानी मिटाना। भारतीय मूल की कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारों को लेकर अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में गहमागहमी जो है वो बढ़ गई है। कमला के प्रति दक्षिण एशियाई लोगों में उत्साह के बीच एक मीम वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोटस फॉर पोटस पॉपुलर हैशटैग बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट में लिखा है कमला मीन्स लोटस, यानी कमल, जो कमल जो कहा जाता है उनका जो नाम है कमल, उसका मतलब है लोटस संस्कृत में, और पोटस इन अमेरिका, यानी जो पोटस कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी उसका अर्थ है कि भाई वो अमेरिका की राष्ट्रपति, यानी लोटस जो है पोटस बन जाएगा। लोटस माने कमला हैरिस और पोटस यानी अमेरिका की राष्ट्रपति। और इस पोस्ट को 4 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और 58,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। वायरल मीम के बाद सोशल मीडिया पर लोटस फॉर पोटस हैशटैग वायरल हो गया है। हैरिस के नाम के पहले शब्द कमला का अर्थ संस्कृत में कमल होता है। इसी को देखते हुए कमल की थीम वाले मीम्स भारतीय अमेरिकी समुदाय में तेजी से वायरल हो रहे हैं। यानी लोटस फॉर वोटस, जो पोटस है अभी एक हैशटैग ही बन जाए कुछ दिनों में, कुछ समय में हमने बोल दिया और ये वायरल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील नील कत्याल, न्यूयॉर्क की असेंबली वुमेन जेनिफर राजकुमार समेत तमाम भारतवंशियों ने इस पर सहमति जताई है। इस बीच कमला हैरिस के कैंपेन में उनकी दिवंगत मां श्यामला गोपालन का एक कोट खूब चर्चित हो रहा है। इसका जिक्र कमला हैरिस ने मई 2023 में व्हाइट हाउस कमिश्नरों के शपथ ग्रहण समारोह में किया था, जहां उन्होंने कहा था कि उनकी मां कहा करती थी कि तुम नारियल के पेड़ से टपकी हो, तुम लोग ऐसा सोचते हो। इसके बाद कमला हैरिस के प्रति समर्थन जताने के लिए नारियल के पेड़ को दर्शाने का चलन भी इन दिनों चल पड़ा। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों ने बाइडेन के रेस से हटने और हैरिस का सपोर्ट करने के लिए संदर्भ के तौर पर नारियल के पेड़ का इस्तेमाल किया है। अब कमला के लिए लोटस थीम भी लोगों की जुबान पर चढ़ गई है और इसको बीजेपी से भी जोड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कई लोग ये ना सोचने बैठ जाएं कि भाई अमेरिका में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कमला हैरिस जो थी वही उम्मीदवार हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लोटस फॉर पोटस।
और इसी के साथ लोटस फॉर पोटस भी हमने बताया आपको, और खबरें बताएंगे आए नए दिन में। कल फिर आइएगा, फिर दिखाएंगे आपको जन्नत। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।